नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। उनको देखने सुनने के लिए पहुंचे हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी पर, जहां ना सिर्फ चुनावी माहौल का पता चलेगा बल्कि देखने को मिलेंगे एकदम लल्लन टॉप ब्लॉग्स, लाइव सेशंस और भी बहुत कुछ। तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद से तालिबान दो बातें बराबर दोहरा रहा है। एक कि हम किसी पर कोई जुल्म नहीं करेंगे और दूसरी सभी देश अपने अपने दूतावास अफगानिस्तान में खुले रखें। पहली बार उदारवादी बनने की कोशिश में तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, अमेरिका को काबुल में अपनी राजनयिक मौजूदगी बनाए रखनी चाहिए। उनके साथ हमारा संवाद चैनल है और हम उम्मीद करते हैं कि वे काबुल में अपना दूतावास फिर खोलेंगे। हम उनके साथ व्यापार संबंध भी रखना चाहते हैं। एक वक्त अपने जुल्मों के लिए कुख्यात तालिबान आखिर इतनी नरमी क्यों दिखा रहा है? तालिबान सरकार बाकी देशों को अफगानिस्तान में बने रहने की चिरौरी काहे कर रही है? वो भी तब जब दुनिया के किसी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि किसी देश की सरकार को मान्यता देने का मतलब क्या होता है। किसी देश की सरकार को अगर दुनिया मान्यता देती है तो उसे इससे फायदा क्या होता है? क्या इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है? 15 अगस्त 2021 काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। इसके साथ ही दुनिया भर में राजनीतिक उहापोह शुरू हो गई। तालिबान को सरकार माने या नहीं, दुनिया 1996 से 2001 तक चले तालिबान के जालिम शासन को भी भूली भी नहीं थी। तो तालिबान पर भरोसा करे तो कैसे? ऐसे में सबने वेट एंड वॉच, मतलब देखो और इंतजार करो वाली पॉलिसी अपना ली है। फिलहाल तालिबान की पैरवी करने वाले देशों चीन, पाकिस्तान और रूस ने भी तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है। इस बारे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर असमेर बेग कहते हैं, तालिबान को लेकर दुनिया भर के साथ बड़ी अलग स्थिति बनी हुई है। कोई भी सामने आकर उसको मान्यता नहीं देना चाहता। चीन और पाकिस्तान जैसे उनके करीबी मुल्क भी ऐसा करने से बच रहे हैं। ये नाजुक मामला है और सभी सावधानी से आगे बढ़ना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन के प्रवक्ता पीटर स्टेनो ने तालिबान सरकार की मान्यता को लेकर मीडिया में बयान दिया। तालिबान को उनके काम के जरिए परखा जाएगा, कैसे वो विश्व बिरादरी को किए गए वादों को निभाता है और कैसे वो लोकतंत्र के मूलभूत नियम और कानून के शासन को अपनाता है। इसमें सबसे बड़ी परख मानवाधिकार और खासतौर पर महिलाओं के अधिकार को लेकर होगी। अब जानते हैं कि किसी देश की सरकार को मान्यता देने का सिस्टम क्या है। किसी भी सरकार को कोई देश मान्यता देता है या नहीं, ये उसके अपने हितों पर निर्भर करता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद लल्लन टॉप से बातचीत में कहते हैं, इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि यूएन जैसी संस्था से मान्यता मिलने के बाद अक्सर दुनिया भर के देश किसी भी देश की सरकार को मान्यता दे देते हैं। इसके पीछे ताकतवर देशों का हित काम करता है। एएमयू में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर बेग इसे अलग नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं, किसी भी देश को मान्यता देने या ना देने का मामला वैसा ही है जैसा हम अपने अमीर या ताकतवर पड़ोसी के साथ कर सकते हैं। हम उसे संबंध रखें या ना रखें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम किसी को अमीर मानने से इनकार कर दें तो कोई क्या कर लेगा, लेकिन कूटनीति में हर देश अपने हिसाब से फैसला लेता है। चीन बहुत बड़ा मुल्क था, उसे 1949 में आज़ादी मिली, लेकिन अमेरिका ने उसे मान्यता नहीं दी। साल 1979 में अमेरिका ने चीन की सरकार को मान्यता दी। आपको बता दें कि भारत में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1950 में ही चीन की सरकार को मान्यता दे दी थी। अब जानते हैं कि यूएन की मान्यता कैसे मिलती है। तकनीकी तौर पर किसी देश की सरकार को मान्यता देने के प्रोसेस को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन या कूटनीतिक मान्यता देना कहते हैं। मतलब ये कि उस देश के साथ राजनयिक स्तर पर संबंध कायम हो गए हैं। ऐसे हाल में दोनों देश एक दूसरे के यहाँ राजदूतों के आने जाने का सिलसिला शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में शामिल देश किसी देश की सरकार को मान्यता देने के बाद उसकी सदस्यता के पक्ष में वोटिंग करवाने की मांग कर सकता है। कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनेगा, इसका एक प्रोसेस भी है। कोई भी देश यूनाइटेड नेशंस के मुखिया यानी सेक्रेटरी जनरल को अर्जी देकर सदस्य बनाने की दरख्वास्त कर सकता है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल इस अर्जी पर फैसला लेती है। किसी भी सिफारिश को तभी स्वीकार किया जाता है जब उस पर सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स में से 9 लोगों ने सकारात्मक वोट किया हो। इसमें भी अगर सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका में से किसी ने असहमति जता दी तो प्रोसेस रुक जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल से प्रस्ताव पास हो जाने के बाद जनरल असेंबली में पहुंचता है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश वोटिंग करते हैं। वोटिंग में अगर 2/3 वोट मिलते हैं तो वो देश संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से एक देश के तौर पर मान्यता पा जाता है।
हालांकि कई देश यूएन की मान्यता नहीं भी लेते हैं। स्विट्जरलैंड इसका उदाहरण है। वो 2002 तक यूएन का हिस्सा नहीं था। ऐसा उसने अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए किया। यूएन का सदस्य ना होते हुए भी स्विट्जरलैंड की सरकार को मान्यता भी मिली हुई थी और दूसरे देशों से उसके संबंध भी चल रहे थे। इस हिसाब से यहाँ पर एक और पेच है। जरूरी नहीं कि किसी देश को मान्यता मिल जाने के बाद उस देश की सरकार को मान्यता मिली ही रहे। अफगानिस्तान के केस में भी ऐसा ही हुआ है। पिछली सरकार में अफगानिस्तान की तरफ से नियुक्त राजदूत अब भी यूनाइटेड नेशंस में है, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। जो सरकार देश पर काबिज है उन्हें मानने को दुनिया तैयार नहीं है। ये नई स्थिति है, इसलिए दुनिया फूंक फूंक कर कदम रख रही है। प्रोफेसर बेग कहते हैं, डिप्लोमेसी बहुत धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हड़बड़ी नहीं होती। चीजों का इंतजार करके अच्छी तरह से हिसाब किताब लगाया जाता है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। किसी भी देश की सरकार को मान्यता देने या कब तक ना देने का फैसला हर देश अपने नफा नुकसान के हिसाब से ही करता है। किसी भी देश को यूएन में मान्यता देने के लिहाज से दो शब्दों को समझना बेहद जरूरी है, एक डिफैक्टो और दूसरा डी ज्यूरे। इसमें डिफैक्टो का मतलब है कि परिस्थितिवश या कहें कि मजबूरी में किसी सरकार को मान्यता देना। ये अस्थायी मामला है। 31 अगस्त को खबर आई कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को डिफैक्टो मान्यता दे दी है। फिलहाल यूएन के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। हालांकि डिफैक्टो मान्यता को कभी भी वापस लिया जा सकता है। ये तालिबान सरकार को कानूनी मान्यता देना तो नहीं है, लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़ना जरूर कहा जा सकता है। असल खेल डी ज्यूरे मान्यता देने का है। ये एक परमानेंट स्थिति होती है, मतलब इस स्थिति में किसी भी देश की सरकार को स्थायी मान्यता मिल जाती है। विश्व समुदाय जब किसी सरकार को लेकर निश्चित हो जाता है तभी ये स्टेटस दिया जाता है। वॉर ऑन ड्रग्स अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का उछाला टर्म है। किसी सरकार को मान्यता मिलने के फायदे क्या होते हैं? सबसे बड़ा फायदा होता है कारोबार। सरकार को मान्यता मिलने से उस देश के साथ बाकी दुनिया की आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। अफगानिस्तान के केस में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तालिबान के आने के बाद वहां दूसरे देशों से कारोबार ठप पड़ा है। देश बुरे आर्थिक हालात की तरफ बढ़ रहा है। अफगानिस्तान को दूसरे देशों से मिलने वाली आर्थिक मदद पूरी तरह से बंद हो चुकी है। सरकार को मान्यता मिली तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन मिलने का रास्ता खुलेगा। फिलहाल यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के लिए अपने सभी सहायता कार्यक्रम रोक दिए हैं। अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक का जो रिजर्व पैसा दूसरे देशों में है उसे भी फ्रीज कर दिया गया है। आईएमएफ पिछली सरकार को सितंबर में $400 मिलियन यानी तकरीबन 2900 करोड़ रुपए देने वाला था, लेकिन तालिबान सरकार आने के बाद उसने वो पैसा भी रोक दिया है। मतलब साफ है कि जब तक सरकार को मान्यता नहीं मिलती डॉलर फंसे रहेंगे। भारत ने भी कुछ देशों को मान्यता नहीं दे रखी है। ऐसे ही कुछ देश हैं, कोसोवो, सोमालीलैंड, ताइवान, अब्खाजिया, सहरावी रिपब्लिक और साउथ ओसेतिया। कोसोवो को लेकर साल 2018 में एक अजीब स्थिति पैदा हो गई थी। तब भारत में महिला बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी। कोसोवो की महिला बॉक्सर डोजेंटा सदिकू को भी इसमें हिस्सा लेना था। चूंकि भारत इस देश को मान्यता नहीं देता, इसलिए उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया गया। इसी तरह का फैसला भारत ने ताइवान के मामले में ले रखा है। वो ताइवान को चीन से अलग देश नहीं मानता। हालांकि भारत ने 1947 से 1950 के बीच ताइवान को मान्यता दी थी, लेकिन फिर से वापस ले ली। कहने का मतलब ये है कि भारत भी बदली परिस्थितियों के हिसाब से देशों से अपने रिश्तों के डायनामिक्स सेट करता है। इसमें कई इस्लामिक देश हैं जहां आदर्श लोकतंत्र नहीं है, लेकिन भारत से उनके रिश्ते अच्छे हैं और भारत उन्हें मान्यता भी देता है। मिसाल के तौर पर ईरान को ले सकते हैं। उससे भारत के रिश्ते आज़ादी के बाद से ही काफ़ी मजबूत रहे हैं। भारत के 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई ईरान यात्रा पर गए। ईरान के शाह ने भी 1978 में भारत की यात्रा की थी, लेकिन 1979 में एक बड़ी घटना घटी और दुनिया भर में ईरान को लेकर हलचल शुरू हुई। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। लोगों ने वहां शाह की सरकार को उखाड़ फेंका। धार्मिक गुरु अयातुल्लाह खुमैनी को देश का सुप्रीम लीडर चुना गया। शरिया के नियमों के हिसाब से कानून तय हुए। एक लोकतंत्र समर्थक देश के तौर पर भारत के सामने भी ईरान की सरकार को मान्यता देने या ना देने की चुनौती सामने आई। इसके चलते भारत ईरान के रिश्ते ठंडे बस्ते में चले गए। फिर 1990 के दशक में संबंध सुधरने शुरू हुए। पीएम नरसिंह राव ने 1993 में ईरान का दौरा किया। 1995 में ईरानी प्रेसिडेंट अकबर हाशमी रफसंजानी भारत आए। रिश्ते फिर से चल पड़े। अमेरिका ईरान को बुराई की धुरी कहता है तो भारत पारंपरिक दोस्त। फिलहाल तालिबान के मामले में सब इंतजार कर रहे हैं उस कुंजी का जो रिश्तों को लेकर पैदा इस ऊहापोह का ताला खोले।
आपके लिए ये खबर लिखी है हमारे साथी अमित ने। जाते जाते आपको एक और सूचना दिए देते हैं। दी लल्लन टॉप पर शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर 11 बजे से शुरू होगी क्रिप्टो करेंसी की क्लास, यानी हमारी नई सीरीज एक नया पैसा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।